देखो ये टॉपिक का नाम है हाउ टू डिटरमिन, आप लोग भी साथ साथ लिख लेना, हाउ टू डिटरमिन रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट और किसकी क्लास है और मशीन। तो ये अपना जो टॉपिक है इसका नाम क्या है, हाउ टू डिटरमिन रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ व्हाट मशीन्स और प्रोडक्ट्स और इक्विपमेंट्स। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले हमको है ना कुछ दो तीन वर्ड्स, कुछ दो तीन टर्म समझनी पड़ेगी जो आपके बुक में क्वेश्चन में भी यूज हुई है। एक वर्ड अपना यहाँ पर है फर्स्ट वर्ड MTBF, यानी कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। दूसरा वर्ड यूज हुआ है MTTR, जो कि है मीन टाइम टू रिपेयर। ठीक है। अभी MTBF यानी कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर, इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ इसको लिख देती हूँ। MTBF ये क्या है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, मतलब इट इज, आप साथ साथ लिख लीजिए, ये छोटे छोटे नोट्स है क्वेश्चन के लिए। ठीक है। इट इज द टाइम डिफरेंस और टाइम गैप बिटवीन, थोड़ा सा स्क्रॉल अप ऐसे, ऑफ ए प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट होता है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर का मतलब होता है कि ये जो आपका जो टाइम गैप है, टाइम गैप बिटवीन फेलियर ऑफ ए प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट फेल हो जाता है, ठीक है, फेल हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, तो फिर कितने टाइम बाद में चांस है कि वो दूसरी बार फिर खराब हो। तो यानी कि 2 बार खराब हो, 3 बार खराब हो, जब भी वो साल में कितनी बार खराब होता है, तो उन खराब होने के बीच का जो टाइम पीरियड है, फेलियर्स के बीच का जो टाइम पीरियड है ना, उस गैप को, उस टाइम गैप को बोल रहे हैं हम मीन टाइम। मीन का मतलब ऑन एन एवरेज फेलियर्स के बीच में कितना टाइम गैप है, दैट इज व्हाट MTBF, या ऐसे कह लो, और इट मीन्स आफ्टर how much time a product will stop working, यानी कि कोई प्रोडक्ट आपने तैयार किया है, वो कितने टाइम बाद में काम करना बंद कर देगा, दैट इज व्हाट MTBF या मीन टाइम बिटवीन फेलियर। दूसरा वर्ड है अपना MTTR। तो MTTR मतलब मीन टाइम टू रिपेयर, यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट खराब हो जाता है और खराब होगा तो उसको रिपेयर होने में ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगेगा, टाइम टू रिपेयर, यानी कि उसको ठीक होने में कितना टाइम लगेगा, तो वो है अपना, इसका लिख लीजिए, इट इज द टाइम विच अ प्रोडक्ट विल टेक आफ्टर की बात लिखा है हाउ या फिर आर? क्या बोल रहे हो आप लोग, क्या बोल रहे हो? आफ्टर के बाद क्या लिखा है, आर लिखा है या हाउ लिखा है?
यहाँ पे आफ्टर के बाद में हाउ लिखा है ना? हाउ मच टाइम, हाँ ठीक है, हाँ जी। तो इट इज अ टाइम विच अ प्रोडक्ट विल टेक टू रिपेयर्ड, ठीक है, ठीक है, एक प्रोडक्ट को रिपेयर होने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज MTTR, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मैम एक बार MTBF का मतलब बता दो वापस से। MTBF अभी क्वेश्चन भी करेंगे। देखो MTBF का मतलब होता है कि भाई जैसे एक प्रोडक्ट खराब हो गया, एक प्रोडक्ट यहाँ पे खराब हो गया, जैसे मान लो, क्वेश्चन कराती हूँ, क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन इसीलिए ले रही हूँ मैं, एग्जांपल इसीलिए ले रही हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास में दो प्रोडक्ट है, ऐसे समझो, दो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट ए है और एक प्रोडक्ट आपके पास में बी है, दो प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसका मीन टाइम बिटवीन फेलियर दे रखा है, अभी समझ में आ जाएगा आपको, ये टर्म से समझ में आ जाएगी इस एग्जांपल से, ठीक है। ये आपको दो प्रोडक्ट है ए बी, उनका बीच का ये बोल रहा है MTBF। MTBF मतलब कि टाइम जो है ना, कितने टाइम बाद में प्रोडक्ट ए खराब हो जाता है और कितने टाइम बाद में प्रोडक्ट बी खराब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमको टाइम दिया हुआ है इसके अंदर 20 आवर्स, मतलब 20 घंटे दिया हुआ है, ऐसे समझ लो 20 आवर्स, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट जो बी है उसके लिए दिया हुआ है 30 आवर्स, और इसी तरीके से एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है MTTR, वो दी हुई है फॉर एग्जाम्पल 5 आवर्स, और यहाँ पे दे दिया है हमको फॉर एग्जाम्पल 8 आवर्स, ठीक है। मतलब क्या कि ना, ये जो अपना प्रोडक्ट ए है, अगर हम इसको देखते हैं तो इसको ये कह रहा है कि ये प्रोडक्ट आपने बनाया, वो प्रोडक्ट बनाया, उसके बाद में ये MTBF यानी कि वो क्या करेगा, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, यानी कि प्रोडक्ट ए जो है वो चलेगा 20 घंटे, और 20 घंटे चलने के बाद में वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। फिर उसके बाद में उसको रिपेयर कराना पड़ेगा, जब आप रिपेयर कराओगे तो उसको ठीक होने में 5 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे। प्रोडक्ट बी का क्या है, प्रोडक्ट बी आपने बनाया और वो बी जो है वो 30 घंटे तक चलेगा, और 30 घंटे चलने के बाद में वो खराब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई बल्ब रहा होगा, कोई छोटी मोटी चीज रही होगी जिसकी लाइफ लाइन इतनी है कि वो 30 घंटे तो चलता है, उसके बाद में वो खराब हो जाता है, ऐसी टेंडेंसी है इस प्रोडक्ट बी की। तो हमने कहा 30 घंटे चलेगा। तो बिटवीन फेलियर का मतलब है कि एक बार फेल हो गया, मान लो यहाँ पर 12 बजे है ना, तो 30 घंटे बाद में फिर कब कितने बजेंगे तो वो फिर खराब हो जाएगा। तो 30 घंटे की उसकी लाइफ है, उसके बाद में वो खराब होता है। फिर उसको रिपेयर करते हैं तो 8 घंटे उसके रिपेयरिंग में लगते हैं, फिर वो क्या करता है, वापस से वर्किंग इस कंडीशन में आ जाता है और वो चलेगा, फिर 30 घंटे बाद खराब होगा। इस तरीके की इंफॉर्मेशन है। तो अब ये आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, टॉपिक देखो, हमने एक टॉपिक कहा था कि हाउ टू डिटरमाइन रिलायबिलिटी, कि भाई कोई प्रोडक्ट जो है ना, दो प्रोडक्ट दे दिया आपको, प्रोडक्ट ए भी दे दिया मैंने, प्रोडक्ट बी भी दे दिया, अब उन दोनों में से कौन सा रिलायबल ज्यादा है, कौन सा ज्यादा विश्वसनीय है, या कौन सा ज्यादा हमको बनाना चाहिए। दूसरा मेंटेनेबिलिटी, किसको मेंटेन करना आसान है ना। और तीसरा अवेलेबिलिटी, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी मशीन है वो आपको जल्दी अवेलेबल होती है। अभी क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपने देखा। अब हम पहली मैम बात करते हैं, इसमें और ऊपर वाले टॉपिक में क्या फर्क है? ऊपर वाले टॉपिक में कुछ फर्क नहीं है, अभी देख लो कल जो वाला कराया था आपने। हर, अरे कल वाला क्वेश्चन अलग था, इस इनमें जितने भी क्वेश्चंस है ना अपने इस चैप्टर के अंदर, सब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे है ही नहीं। फ्रेंड्स के लिए बता दो। क्या बोल रहे हो। फ्रेंड्स बताते हैं, जैसे कल वाले में तो अपन ने ये देखा था ना कि कितने ब्रेक डाउन होते हैं। हाँ वो चीज अलग थी, कल जो क्वेश्चन करा था वो अलग थी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो अलग कॉन्सेप्ट पे, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट करेंगे वो अलग कॉन्सेप्ट पे। अब मॉड्यूल में तो ऐसा अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको दिखाया नहीं, समझाया नहीं, कभी खोल के देखा करो। कल हमने क्वेश्चन करा था, वो हमने तो देखा था कि हमने टीवी वाला कोई क्वेश्चन करा था, आपको याद है ना। तो हमने उसमें क्या देखा था कि हमने कोई सैंपल को टेस्ट रन किया था, है ना, उसके टेस्ट रन के बेसिस पे हमने देखा था भाई इतने ब्रेकडाउन होंगे। लेकिन यहाँ पे हम टेस्ट रन वगैरह कुछ नहीं कर रहे, हम बस देख रहे हैं कि कितनी कितनी जल्दी खराब हो रहे हैं, तो हम उस प्रोडक्ट पे विश्वास करें नहीं करें। तो रिलायबिलिटी निकालनी है, तो रिलायबिलिटी कैसे निकालेंगे, रिलायबिलिटी कैसे निकालेंगे भाई, जो द प्रोडक्ट इज मोर रिलायबल, कोई प्रोडक्ट कब रिलायबल होगा, when have higher mean time between failures। अब एक बात बताओ
आपको प्रोडक्ट ए बनाना पसंद करोगे, प्रोडक्ट ए बनाना पसंद करोगे कि प्रोडक्ट बी बनाना पसंद करोगे? कौन जल्दी खराब हो जाता है? प्रोडक्ट ए जल्दी जल्दी खराब होता है कि प्रोडक्ट बी? प्रोडक्ट ए भी खराब होता है, बी भी खराब प्रोडक्ट होता ए। है, लेकिन आप किस पे विश्वास करोगे कि भाई देखो ये तो 20 घंटे में खराब होगा और ये होगा प्रोडक्ट तो ए 30 जल्दी घंटे खराब होता है। तो ए जल्दी खराब हो जाता है। तो इनका जो मीन टाइम है, ऑन एन एवरेज टाइम जो फेलियर है वो इसका जल्दी है, इसका थोड़ा लेट है। तो आप किस पे ज्यादा विश्वास करना चाहोगे? जो ज्यादा चले, यानी कि जो देर से खराब हो वो ज्यादा। भाई चॉइस ही दो में करनी है, तो उनमें अगर आपको चूज करना है किसी दो में, तो आप वही चूज करोगे ना जो आपके लिए क्या हो, थोड़ा लेट खराब हो। ठीक है, द प्रोडक्ट इज मोर रिलायबल व्हेन हैव हायर मीन टाइम बिटवीन फेलियर। ठीक है, सो अगर हम कहते हैं कि ये जो है जिसका हायर एमटीबीएफ हो, है ना, वो मोर रिलायबल है। जिसका हायर एमटीबीएफ होगा वही ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि वो लेट खराब होगा। तो लेट खराब होगा तो ज्यादा सही है ना, आप ज्यादा ज्यादा देर तक काम कर पाओगे और आपको खर्चा भी थोड़ा लेट करना पड़ेगा। एक तो 20 घंटे पे खर्चा करना पड़े और एक आपको 30 घंटे बाद में खर्चा करना पड़े, तो आप रिलायबल किसको मानोगे? ठीक है, क्योंकि इसके चांस क्या है, इसके चांस जल्दी जल्दी खराब होने के हैं, इसके चांस लेट खराब होने के हैं। ठीक है, सो दिस, इसमें आप फिर डिसीजन कैसे लोगे? द प्रोडक्ट बी, द प्रोडक्ट बी इज मोर रिलायबल। बस इसमें इतना ही बताना है, थ्योरेटिकली देखकर, डाटा देखकर बताना है, मोर रिलायबल। ठीक है, रीजन क्या दे दोगे? बिकॉज इट हैज एमटीबी। हाँ, ये ऐसे बोल दो, इट हैज लेसर चांस ऑफ फेलियर। कैसे भी दे दो यार, जैसे भी आपको बताना है बता दो। या आपको बोलना है कि भाई एमटी बीएफ जो है जिसका क्या हो, हायर हो। ठीक है, अब दूसरा वर्ड है कि रिलायबिलिटी के हिसाब से आपने कहा मेरे को तो प्रोडक्ट बी ही ज्यादा जमता है, क्योंकि प्रोडक्ट बी जो है वो क्या है, मीन टाइम उनका। अब दूसरा वर्ड क्या आ जाएगा? दूसरा हमने वर्ड आपको बताया था कि रिलायबिलिटी के बाद में हम देखेंगे कि मेंटेनेबिलिटी, मेंटेन करना कितना आसान है। मेंटेन एबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी का मतलब होता है कि मशीन को, किसी भी मशीन को या किसी भी प्रोडक्ट को क्या हो, रिपेयर करने में कितना टाइम लग रहा है। देखो, अगर एक बार ये प्रोडक्ट ए खराब हो जाए, अगर ये प्रोडक्ट ए खराब हो जाए तो उसको ठीक होने में 5 घंटे लगेंगे, और अगर प्रोडक्ट बी एक बार खराब हो गया तो उसको ठीक होने में 8 घंटे लगेंगे। तो आपको ज्यादा मेंटेन करना कौन सा आसान लग रहा है? हाँ, ए, ए क्यों? क्योंकि उसका एमटीटीआर कम है। हाँ, क्योंकि इसका एमटीबीआर कम है, या ये कहो कि ये जल्दी ठीक हो जाएगा, और ये 8 घंटे बाद में ठीक हो जाएगा, तो जल्दी ठीक हो जाएगा तो जल्दी यूज कर पाओगे आप इसको। और ये 8 घंटे बाद में तो 3 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो मेंटेन करना इसको ज्यादा आसान है। अगर मेंटेन करने की बात करें तो इसको मेंटेन करना, ये इसको जल्दी ठीक करना आसान है। तो मेंटेनेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो हम क्या जवाब देंगे? तो हम ये देखेंगे कि बाय एमटीटीआर देखकर, एम में क्या है, मेंटेनेबिलिटी तो है, तो मेंटेनेबिलिटी टू रिपेयर। ठीक है, तो ये क्या बोलेगा, या मीन टाइम टू रिपेयर। तो जिसका एमटीटीआर क्या हो, एमटीटीआर टू लो हो। रिपेयर। हाँ, मैम इसमें हमें आंसर में से पूरी लाइन लिख के आनी होती है या डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि एमटीबीएफ हायर है? एमटीटीआर हायर है नहीं, इसका। हाँ, ऊपर वाले में बस इतना लिख के आ सकते हैं ना, एमटीबीएफ इज हायर। हायर है भाई, अब बिकॉज बिकॉज तो बता दो भाई, जो हायर लिखना है वो पड़ेगा। तो बढ़िया है, पर बिकॉज भी तो बताओ कि बिकॉज इट हैज लेसर चांस ऑफ फेलियर, सो वी कैन रिलाई मोर ऑन दिस प्रोडक्ट बी। ऐसा रीजन तो दो, रीजन तो दो। अब जैसे एक, जैसे आप इसको ढंग से लिख देते हो वापस से, अब आप जैसे बोलोगे वैसे लिखेंगे तो फिर एग्जामिनर को अच्छा ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, फिर ऐसा बोल दो इसके अंदर कि ना, द प्रोडक्ट विच हैव लोअर और लेसर, जो भी बोलना है, लेसर मीन टाइम टू रिपेयर इज इजी टू मेंटेन। ठीक है, सो प्रोडक्ट ए
ठीक है, ये रीजन इस तरीके से दे देना आप। तो तीसरा क्या पूछा आपको, तीसरा पूछा कि अवेलेबिलिटी के हिसाब से बताओ, अवेलेबिलिटी के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो आपको क्या है फास्टर अवेलेबल हो जाएगा। तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से मतलब अवेलेबल हो जाए वो आपको। तो आप ये देखो आपके पास में दो प्रोडक्ट है ए और बी, तो ए और बी में खराब होने का टाइम देख लिया और रिपेयर होने का टाइम देख लिया। तो आप इसका जो फॉर्मूला लिख लो, पहले आप इसका एक फॉर्मूला लिख लो। इसका फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास में MTBF डिवाइडेड बाय MTBF प्लस MTTR। जैसे हम कहें कि अगर आपका जो प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट ए आपने लिखा, उसका MTBF कितना था, प्रोडक्ट ए का MTBF कितना था 20 आवर्स, ठीक है। तो हाँ, तो 20 आवर्स डिवाइडेड बाय 20 प्लस कितना टाइम लग रहा था रिपेयर होने में उसको 5, तो ये हो गया 20 डिवाइडेड बाय 25। तो परसेंटेज में देख लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80%। तो यानी कि ये 80% आपको अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। और प्रोडक्ट बी जो है, प्रोडक्ट बी का अगर देखो तो कितना आ रहा है 30 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 8, चलो 100 से कर देते हैं ये लोग, तो परसेंटेज में निकाल लेना बस। तो ये कितना हो जाएगा अपना 79%। तो विच इज मोर अवेलेबल टू यू। वैसे तो ये चलो नियर बाई आ गए, इसके आंसर नियर बाई आ गए, लेकिन अभी एक मॉड्यूल का क्वेश्चन है आपके पास में, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, वो आप करके देखना। तो जिसका परसेंटेज क्या आ रहा हो, हायर आ रहा हो, वो आपके पास में ज्यादा अवेलेबल है। तो ये आपको जो फॉर्मूला है ये अवेलेबिलिटी ऑफ अ मशीन या प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो परसेंटेज इसका ज्यादा होगा तो आप फिर दे देना, बस डिसीजन दे देना कि प्रोडक्ट ए हैज हायर अवेलेबिलिटी, ठीक है। प्रोडक्ट ए आपके पास में अवेलेबल होने के चांस ज्यादा है, ठीक है जी। मॉड्यूल 11 का आपको क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास में, सबके पास में? यस मैम। ठीक है, ओहो कुछ कम एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ये आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। क्या पूछता है यहाँ पर कि प्रोडक्ट ए जो है आपके पास में वो क्या है, ये देखो प्रोडक्ट ए हैज मीन टाइम बिटवीन फेलियर। तो ये आपका MTBF दे रखा है, MTBF दे रखा है आपको, हाँ ठीक है। अरे यार ये MTBF दे रखा है आपको, एक सेकेंड सिस्टम हैंग हो गया। अब तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं ना। कुछ नहीं, आप तो ना बस आप तो लिख लेना कि जो आपका MTBF है और एक आपका जो MTTR है, वो इस तरीके से इंफॉर्मेशन को आप पहले लिख लेना। और आपके पास में यहाँ पे भी कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, वही प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ए का MTBF कितना दिया हुआ है 30, और इसका MTTR कितना दिया हुआ है 5, ये कितना दिया हुआ है 40, इसका MTTR कितना दिया हुआ है 5, ठीक है। ये भी कर लेना 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। ये तो इजी है, आपको बस डेटा देखकर क्या देना है कि इसकी रिलायबिलिटी क्या है, इसका मेंटेनेबिलिटी क्या है, और इसका देखो विच हैज ग्रेटर अवेलेबिलिटी, हायर रिलायबिलिटी, ग्रेटर मेंटेनेबिलिटी, ग्रेटर अवेलेबिलिटी। समझ में आया? हाँ। तो ये आपका टॉपिक, एक टॉपिक के ऊपर ये एक क्वेश्चन आपका हो जाता है, इजी। हाँ चलो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं और उस नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला 11 क्वेश्चन है, तो समझ लो एक तरीके से 11 टॉपिक समझा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। मतलब 11 क्वेश्चन है तो 11 टॉपिक समझाया मैंने आपको, ये इसलिए, ठीक है।
वैसे तो इस क्वेश्चन मॉड्यूल में 12 क्वेश्चन है, 11 बार निकल रहा है मेरे मुंह से, 12 क्वेश्चन है टोटल। चलो अब है ना दूसरा एक टॉपिक देखते हैं हम लोग। दूसरा टॉपिक है अपने पास में, पता नहीं ठीक है मैम ये चैप्टर कब ओवर होगा? ये 2 दिन और लग जाएंगे। क्यों, क्या हुआ? मैम मैंने इसकी क्लास नहीं ले रखी, मैं तब पूछ रही थी न्यू टॉपिक से, फिर मैं ज्वाइन कर ली। कौन बोल रहे हो? मैम आर्ची। आर्ची क्या बोल रहे हो? मैम मैंने क्लासेस नहीं ले रखी थी इसकी, मैम मैं घर चली गई थी तो वहाँ क्लासेस नहीं ले पाई थी मैं। आर्ची ये तो आपकी सेम प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मैम वो थोड़ा इशू चल रहा था तब मेरे को, मैम वहाँ क्लासेस नहीं ले पाती, मैं यहाँ जयपुर रहती हूँ तो मैम अप टू डेट रहती हूँ। अच्छा, तो आपको क्लासेस वहाँ पे है ना अपने यूट्यूब चैनल पर? हाँ मैम वो तो है, बट वही है कि जब मैं लाइव ही नहीं ले पाती तो वैसे भी बिल्कुल भी नहीं हो पाती मैम। तो आपका आप टाइम मैनेज करो, उसके बाद में आप वहाँ पे जाके यूट्यूब पे हाँ क्लास मैम देख लो। वहाँ पे नंबर वाइज क्लास डाल दी है मैंने, मैं ग्रुप हाँ में भी मैम डाल देती हूँ। वही है मैम, ये चैप्टर का नेम भी बताओ ना मेरे को। क्या बताऊँ इस चैप्टर का? नेम भी बता दो कौन सा है। इस चैप्टर का स्टडी नोट 7, देखो उधर भी जाके देखोगे तो आपको डेट वाइज भी मिल जाएगा, आपको टॉपिक वाइज भी मिल जाएगा, स्टडी नोट 7। और आपका स्टडी नोट 7 मतलब चैप्टर 7 है आपका मॉड्यूल का, जिसका नाम अपना है इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स मैनेजमेंट। मैम अभी ये तो होने वाली है, अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी शुरू करवा दोगे ना? बीच थोड़ी में नहीं, रहेगी। पहले ऑपरेशन मैनेजमेंट में बहुत पड़ा है अभी, तो उसको पहले कंप्लीट करेंगे, फिर बाद में चालू करेंगे लास्ट में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पूरा थियरी है इसमें, तो कुछ प्रैक्टिकल है नहीं, ठीक है। और बाकी मेजर प्रैक्टिकल पोर्शन हम लोग कर चुके हैं। आपका कुछ मिस हुआ है तो भी आप लॉस में नहीं हो, क्योंकि आपके पास में चांसेस है टू रिकैप करने के। ओके मैम। ठीक है, नंबर वाइज क्लासेस है। देखो, शुड वी बाय अ स्पेयर पार्ट और स्पेशल पार्ट और इक्विपमेंट with main प्रोडक्ट और नॉट, ये इस टॉपिक का नाम है। क्या कहता है? तो देखो आज ना मेरे कोई पेन कलर कुछ काम नहीं कर रहा, आज मुझे सब ब्लैक में पढ़ाना पड़ेगा। देखो ये कहता है कि क्या हमको स्पेयर पार्ट खरीदना चाहिए या कोई स्पेशल पार्ट या स्पेशल इक्विपमेंट जो होता है, किसी मेन मशीन के साथ में कोई स्पेयर पार्ट मिलता है, कोई स्पेशल पार्ट मिलता है, तो वो मेन प्रोडक्ट आप खरीदने गए, उसके साथ में कोई स्पेयर पार्ट आपको बोल रहा है खरीद लो, तो वो हमको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, इसका डिसीजन देना है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी चीज बाजार में खरीदने जाते हो, तो वो आपको ये बोलता है कि देखो सर ये चीज आप लोगे तो इसके साथ में ना ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है, तो ये चीज ले लोगे तो भविष्य में आपको कोई ये पार्ट खराब होगा तो आप घर पे ही बैठ के उसको अटैच कर लेना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आप बताओ कि वो जो एक्स्ट्रा पार्ट जो आपको मेन मशीन के साथ में देता है, वो आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। जैसे मान लो आपका एसी है घर के अंदर, राइट, एसी, या आपका एसी है आपके घर के अंदर, ठीक है। अब इस एसी के साथ में ना एक्स्ट्रा पाइप आ रहा है, तो और या फिर वो जो स्टेबलाइजर होता है ना, स्टेबलाइजर आ रहा है। अब वो बोलता है कि सर हम आपको इस एसी के साथ में स्टेबलाइजर जिसकी कॉस्ट फॉर एग्जांपल 2000 रुपीज है, और फॉर एग्जांपल ये एसी जो है ना 40,000 का है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये 40,000 तो आपकी हो गई मेन प्रोडक्ट, मेन मशीन आप लेने गए, उसके साथ में जो 2000 का जो स्टेबलाइजर है वो अपन को स्पेशल इक्विपमेंट समझ लो। अभी स्पेयर पार्ट अलग चीज होती है। स्पेयर पार्ट तो जैसे मान लो आपने एक्टिवा लिया, उसके साथ में कोई टूल्स मिल रहे हैं, या उसके साथ में आपको स्टेपनी, आपको मालूम है स्टेपनी कार के साथ में आपको एक्स्ट्रा टायर मिलता है, या कोई एक्स्ट्रा टूल मिल रहा है, या आपको सीट कवर्स दे रहा है। अब वो आपको दे रहा है, तो आप ये बताओ कि आपको मेन प्रोडक्ट के साथ में जो भी वो आपको एक्स्ट्रा दे रहा है, चाहे वो स्पेयर पार्ट हो, चाहे कोई स्पेशल पार्ट हो, या स्पेशल इक्विपमेंट पार्ट हो, या स्पेशल मशीन दे रहा हो, तो आपको उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि जैसे एसी के साथ में स्टेबलाइजर आप लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप बोलते हो हमारे पास पहले से ही पड़ा है तो हम लोग नहीं लेते, तो आपका 40,000 की कॉस्ट आएगी, और अगर आप लेते हो तो आपकी 42,000 कॉस्ट आएगी, है ना। अब जैसे इन्वर्टर बेस्ड अगर मान लो एसी वो आपके, तो कॉस्ट तो वैसे भी ज्यादा है, क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा पार्ट लोगे तो कॉस्ट तो ज्यादा आएगी ना, क्योंकि मेन हाँ, पार्ट के लेकिन वो साथ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। कॉस्ट हम अभी बेयर करें या नहीं करें, हम्म। एक्स्ट्रा पैसे हम अभी खर्च करें कि नहीं करें, तो वो एक्स्ट्रा का पैसे भी हमें, डिसीजन है।
हाँ, वो एक्स्ट्रा पैसे में बचाने चाहिए, खर्च करने चाहिए, दैट इज मैनेजमेंट ना, कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब जैसे इन्वर्टर बेस एसी आ रहे हैं तो उसमें स्टेबलाइजर की नीड नहीं है, लेकिन वो बोलता है सर ले लो, लेकिन आपने पहले ही वो एसी क्या कर लिया, वो 40,000 में मिल गया आपको इन्वर्टर बेस, तो आपको जरूरत नहीं है, तो फिर नहीं हाँ, खरीदोगे। तो डिपेंड करता है कि लेना चाहिए कि नहीं लेना यूटिलिटी के चाहिए। हिसाब से, हाँ जी, यूटिलिटी के हिसाब से मतलब यूटिलिटी देखना के है हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ना। हाँ, डिपेंड करता है कि हम ले कि नहीं ले। आप देखते होंगे छोटी मोटी चीजों में, आप कभी मोबाइल लेने गए होंगे तो मोबाइल में भी कभी आपको बोलता है ये एक्स्ट्रा कवर ले लो, ये एक्स्ट्रा बैटरी ले लो हाँ आप मैम। ऐसा। हाँ, क्योंकि इसकी बैटरी क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बोलते हैं ये मशीन है, कोई भी मशीन है यार, इस मशीन में ना फॉर एग्जाम्पल बैटरी है, बैटरी से चलती है कोई भी मशीन, अब वो बैटरी से चलती है, अगर मान लो ये मशीन में कुछ पार्ट खराब होता है तो सर बैटरी खराब होता है, तो आप 2 बैटरी हमसे एक्स्ट्रा ले जाइए, आप ये 2 बैटरीज हमसे एक्स्ट्रा ले जाइए, एक्स्ट्रा तो भी वो चाहिए। हाँ, तो ये 2 बैटरीज ले लीजिए। तो अब है ना, वो डिपेंड करता है किस पे, कस्टमर पे, कि वो जो मेन बैटरी आ रही है उस मेन मशीन के साथ में वही लेके आ जाए या वो 2 बैटरी के पैसे अभी लेके आए, तो वो डिसीजन ले लेगा अपने हिसाब से। तो ये जो अपने क्या होते हैं एक्स्ट्रा जो भी आपको है उसके पैसे तो खर्च होते हैं, दैट इज अ स्पेयर पार्ट, दैट इज अ स्पेयर पार्ट, ठीक है, ठीक है। तो दैट हाँ इज स्पेयर पार्ट। अब देखो, अब जैसे अपने पास में ये अपना हो गया मेन प्रोडक्ट और ये हो गया था अपना स्पेयर पार्ट, ठीक है, मेन और स्पेयर, ठीक है। अब स्पेयर पार्ट क्या है, लिख लो। कई बार ऐसा होता है कि, लिख लो पहले, अ पार्ट ऑफ मशीन, स्पेयर पार्ट इज व्हाट, अ पार्ट ऑफ मशीन। भाई नोट्स यही है, अभी प्रैक्टिकल चैप्टर्स में यही नोट्स है, ठीक है। एक्स्ट्रा आप अभी मैम। इन्हीं को लिख लो और इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन कर लो, तो यही नोट्स है। हाँ बोलो। मैम, जैसे चैप्टर प्रैक्टिकल है तो जब इन चैप्टर के से थ्योरी के अगर क्वेश्चन आएंगे तो वो ऐसे डिफाइन या फिर ऐसे फॉर्मूला वार्मूला पूछ सकते हैं क्या? ये देखो डिफाइंड बेस पे बनता है तो पूछेगा, बाकी तो ये छोटे मोटे कोई कीवर्ड ही पूछ लेगा इस पे बेसिस पे, तो कीवर्ड आपको आना चाहिए। कीवर्ड के लिए जैसे डिफाइन दे देगा उसमें क्वेश्चन जैसे में, एमटी, है ना? अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था ना, जैसे एमटीबीएफ है हाँ। ना, तो अपन वो पूछ रहे कि द प्रोडक्ट विच इज, अगर वो पूछ रहे कि द प्रोडक्ट विच हैज अ हायर मीन टाइम बिटवीन फेलियर, व्हाट इज दैट थिंग, तो आप बोल दोगे एमटीबीएफ हाँ, इज हायर, वैसे कुछ भी। भाई कीवर्ड्स तो ठीक आपको है। कीवर्ड बेस पे पूछ लेता है, या तो वो फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेता है। डिफाइन करने को तो वैसे ही बहुत कम पूछते हैं, लेकिन डिफाइन करने को पूछेगा तो वो मेन थ्योरेटिकल जो टॉपिक्स होते हैं उनमें से पूछता है, ठीक है। चलो, स्पेयर पार्ट, अ पार्ट ऑफ मशीन which is which because of wear and tear need replacement, we need replacement, या देखो, मशीन का कोई ऐसा पार्ट जो किसी खराब और टूट फूट के कारण जिसको रिप्लेसमेंट करना पड़े, तो जो रिप्लेसमेंट करके लगाओगे वही क्या उसका स्पेयर पार्ट है। या यू कहो कि स्पेयर पार्ट्स प्ले अ मेजर रोल, in maintenance of equipments as without appropriate spares, no equipment can be restored to its original condition for correct functioning। क्या कह रहा है कि स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं वो आपके मेजर रोल प्ले करते हैं। इक्विपमेंट, एक जो भी ये मशीन है उसका मेंटेनेंस तो उसी से हो जाता है, क्योंकि अगर आप स्पेयर पार्ट, अप्रोप्रिएट स्पेयर पार्ट नहीं लगाओगे तो आपका जो इक्विपमेंट है वो ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आ पाएगा और वो करेक्ट फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। तो कई बार स्पेयर पार्ट्स आपको लेना जरूरी भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है कि हम ले नहीं लें। तो एक क्वेश्चन करेंगे ना तो उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी।
चलो देखो, अब आपका इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैं आपको कराने वाली हूँ। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको उठाती हूँ, क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है। देखो ये 6 क्वेश्चन जो है ना वो इस टॉपिक पर है। अपना कौन सा टॉपिक, कि हमें स्पेशल पार्ट या इक्विपमेंट या स्पेयर पार्ट जो है वो बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहता है अपना क्वेश्चन, कि आपका जो द मेन, ये देखो, द मेन शेफ्ट ऑफ एन इक्विपमेंट, कोई भी इक्विपमेंट है उसका कोई मेन पार्ट है, उसको मेन शेफ्ट है या मेन पार्ट है, ठीक है, उसका हैज वेरी हायर रिलायबिलिटी ऑफ 0.990। तो ये क्या कह रहा है कि इसकी रिलायबिलिटी, यानी कि जो मेन शेफ्ट है उसको आप रिलाय कर सकते हो कि उसकी जो वर्किंग है वो क्या है, 0.990। 0.990 को मतलब क्या बोल सकते हैं, 99%। वो क्या है उसका 99% रिलायबिलिटी है, यानी कि वर्किंग कंडीशन क्या है वो 99% बहुत अच्छे से चलेगा। अगर कहीं फेल होता है तो वो 1% चांस है। अगर रिलायबिलिटी उसका अगर 99% है तो फेलियर कितना चांस है, ओनली 1% है। अब क्या कहता है, द इक्विपमेंट कम्स फ्रॉम रशिया एंड हैज अ हाई डाउन टाइम कॉस्ट एसोसिएटेड विद द फेलियर ऑफ दिस शेफ्ट। अगर ये कहता है कि ये आपने जो मशीन है, ये जो इक्विपमेंट है, ये मशीन आपने रशिया से मंगवाई थी और हैज अ हाई डाउन टाइम। अगर ये मशीन वैसे तो खराब नहीं होगी क्योंकि 99% आप इस पर रिलाय कर सकते हो। 99% इसमें रिलायबिलिटी के हिसाब से, मतलब देखो ये खराब होगी नहीं, वैसे तो खराब होगी नहीं क्योंकि 99 मतलब 100 के अप्रोक्स क्या है उसके सक्सेस रेट है और फेलियर रेट उसकी बिल्कुल कम है, बहुत कम है। लेकिन अगर बाय चांस खराब हो भी जाती है कोई चीज, तो अगर ये मशीन खराब हो गई तो हाई डाउन टाइम कॉस्ट लगेगी, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा और बहुत ज्यादा कॉस्ट भी लगेगी। हाई मतलब डाउन टाइम कॉस्ट, पैसा भी ज्यादा लगेगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा। एसोसिएटेड विद द फेलियर, अगर फेल होता है तो, ठीक है, और फेलियर के चांस 1% है। दिस इज एस्टिमेटेड ऑफ, देखो इसका क्या एस्टिमेशन लगाया, this is estimated at rupees 2 crore as the cost of sales lost and other relevant cost। अगर फेल होगा तो 2 करोड़ रुपए आपके क्या हो जाएंगे, कॉस्ट आएगी। कैसे, कॉस्ट ऑफ सेल्स लॉस्ट, यानी कि आपको जितने टाइम तक ये मशीन खराब पड़ी रहेगी उतने टाइम तक आप प्रोडक्ट नहीं बनाओगे और मार्केट में आपका माल नहीं बिकेगा, तो आपको सेल्स लॉस होती है। तो सेल्स लॉस और अदर कॉस्ट भी अगर मिला लो, बाकी के और भी खर्चे मिला लो, तो 2 करोड़ रुपए का आपको क्या करना पड़ेगा, 2 करोड़ रुपए आपको क्या आएगा, कॉस्ट आ जाएगी। फेलियर के केस में 2 करोड़ रुपए का नुकसान होता है अगर ये वन टाइम आपको फेल हो जाती है मशीन, ठीक है, 2 करोड़ लिख दिया मैंने। However, जबकि the spare part, this spare is quoted at rupees 10 lakh at present। तो ये कहता है कि इस मेन शेफ्ट का जो आपको अगर स्पेयर पार्ट, अगर खराब तो होगा नहीं, लेकिन अगर खराब होता है तो जो उसका स्पेयर पार्ट है ना, वो पार्ट आज अगर इसके साथ में आप खरीद लो ना हमसे, तो ये रुपीज 10 लाख का आएगा। कितने का आएगा, 10 लाख का आएगा, ठीक है। शुड द शेफ्ट स्पेयर बी प्रोक्योर्ड along with the equipment and kept or not। तो वो आपसे ये पूछता है, क्या हमको ये जो स्पेयर पार्ट है 10 लाख रुपए का, शुड द स्पेयर पार्ट, शेफ्ट स्पेयर पार्ट बी परचेज्ड along with the main part और kept or not, उसको आज ही खरीद के रख लें या उसको नहीं रखें। क्योंकि अगर वैसे तो 3 चीजें हो गई इसमें, कि पहली बात तो ये मशीन खराब नहीं होती क्योंकि ये बहुत ज्यादा हायर सक्सेस रेट है इसकी रिलायबिलिटी की, और अगर खराब होता है तो कई दिनों तक माल ठप हो जाएगा तो 2 करोड़ का नुकसान होगा। और तीसरी बात ये कहता है कि अगर आज ही अगर आप, वैसे मशीन की कॉस्ट नहीं दी हुई है आपको, ये तो आपके सेल्स लॉस, आपको जो मार्केट में लॉस होगा ना माल नहीं बिकने के कारण, वो बोला है। मशीन की मेन प्राइस नहीं दी है इसने, बस ये कहा है कि स्पेयर पार्ट अगर आप खरीदते हो तो 10 लाख रुपए में आज मिल जाएगा। अब डिसीजन ये है कि यही जो स्पेयर पार्ट हमको आज खरीद लेना चाहिए, 10 लाख रुपए आज खर्च कर देने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, ये चीज है। ठीक है। अब देखो आपने ना, आप सोचो कि भाई ये जो शेफ्ट वगैरह क्या होता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ना जो भी मशीनें वगैरह होती है ना उसके साथ में बड़ी बड़ी मशीनें होती है और उनके बीच में ना कोई पार्ट होता ही होता है। तो शेफ्ट कुछ भी, कोई भी पार्ट हो सकता है किसी भी मशीन का, ठीक है। तो वो आपको आज ही खरीद लो और उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये कोई शेफ्ट, मतलब इसी तरीके का कोई
इंजीनियरिंग टूल होता है यार, ये समझ लो आप। ठीक है, तो आप समझ लो कि कोई भी आपके पास में, ये मान लो एक शेफ्ट है, अब हम नहीं कह सकते कि शेफ्ट कौन सा टूल वो कह रहा है, लेकिन मैं आपके लिए बना देती हूँ, ठीक है, कि उसको हम शेफ्ट बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसे कोई भी पार्ट समझ लो, ठीक है, इसको हम मान लो शेफ्ट बोलते हैं। और ये शेफ्ट जो है मेन इक्विपमेंट, अगर वो मतलब वो मशीन खराब होती नहीं है, कोई मशीनरी है, वो मशीन वैसे तो खराब होती नहीं है, लेकिन अगर उस मशीन में कोई पार्ट खराब होता है तो ये शेफ्ट ही खराब होता है। और इस शेफ्ट को अगर आप खरीदोगे आज, तो ये शेफ्ट आपको 10 लाख रुपए का मिलने वाला है। ओके जी, ओके जी, तो ये आपका मेन शेफ्ट हो गया, ये समझ। हाँ जी, हम इन शॉर्ट ऐसे बोल सकते हैं ना कि एक मशीन है जो है ना खराब जल्दी नहीं होती, लेकिन जब खराब होती है तो है ना बहुत ज्यादा मतलब उसका ना कॉस्ट आ जाती है। तो उसकी कॉस्ट आपको क्या क्या आएगी, देखो 2 करोड़ रुपए का नुकसान होगा एक तो 2 करोड़ आएगी ना। हाँ, और परचेज दस प्राइस लाख ऑफ, रुपए हाँ, तो आप बोलोगे कि 2 करोड़ 10 लाख। हम्म। चलो, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे। देखो, वैसे इसकी हायर रिलायबिलिटी है, कितनी रिलायबिलिटी है बताओ, कितनी रिलायबिलिटी इसकी, 0.990 दिया है, ठीक है। इफ इट फेल्स, अगर ये फेल हो जाता है तो कॉस्ट एसोसिएटेड कितनी होगी इसकी, ₹2 करोड़, ठीक है। और स्पेयर पार्ट, स्पेयर पार्ट कितने का आएगा, 10 लाख का आएगा, ठीक है। अब ये बताओ, अगर ये फेल होता है तो फेलियर के चांसेस क्या है, तो आप ऐसे बताओ, फेलियर के चांसेस क्या है बताओ, डिटरमिन चांस ऑफ फेलियर, कितना फेलियर का चांस है बताओ ना, बताया था ना, ये तो पहले ही बता दिया। 1%, वन माइनस, 0.1। हाँ, 1 माइनस रिलायबिलिटी, इसकी जो रिलायबिलिटी है वो आप उसको माइनस करोगे, ठीक है। दूसरा क्या निकालोगे इसमें, डिटरमिन द एस्टिमेटेड लॉस, अगर खराब होगा तो एस्टिमेटेड लॉस कितना होगा, तो आप ऐसे निकाल लेना, आपकी 12 लाख, जो भी 2 करोड़ आपकी सेल्स आपकी जो सेल्स लॉस है ना, इनटू आपका जो फेलियर चांस है, एस्टिमेटेड लॉस ऑन बेसिस ऑफ, ऐसे निकालो, एस्टिमेटेड लॉस ऑन बेसिस ऑफ फेलियर, FAILU, ठीक है। तो आपकी तो 2 करोड़ का, और फेलियर चांस आपका 0.1 है, तो कितनी आपकी लॉस होगी, तो अभी हम ये एस्टिमेट कर लेते हैं, अगर आज ही के दिन मान लो ये अगर हमारा लॉस होता है तो 2 करोड़ का, अगर मतलब 2 करोड़ का आपका क्या है, सेल्स लॉस बोल रहा है, और उसका अगर फेल होता है तो 0.01% चांस है, तो एस्टिमेटेड लॉस आज के बेसिस पे हम देखें तो आपको 2 लाख का तो क्या होने वाला है, केवल 2 लाख का ही आपको नुकसान होने वाला है। और आज ही बैठ के अगर मान लो आप अगर स्पेयर पार्ट को, आपका जो स्पेयर पार्ट है उसको खरीदोगे, तो आपकी कॉस्ट कितनी आने वाली है, 10 लाख आने वाली है, 10 लाख आने वाली है। तो बताओ, आज ही के दिन बैठ के, अगर आज ही के दिन बैठ के देखो, तो आपकी कॉस्ट अगर खरीदोगे तो 10 लाख आएगी, है ना, किसकी, स्पेयर पार्ट की। और अगर लॉस होगा आपको सेल्स का तो 2 लाख का होगा। तो डिसीजन बताओ मैम आपका क्या होगा। टोटल लॉस तो 2 करोड़ 10 लाख होएगा ना। 2 करोड़ तो तब होगा जब, मतलब अभी जैसे आज ही के दिन, जिस दिन मशीन खरीद रहे हैं ना, उस दिन अगर हाँ। शेफ्ट खरीदने का डिसीजन लिया जाए ऑन डे 1 पर, ऑन डे 1 पर या डे 0 पर अगर आपको डिसीजन लेना हो, तो हम अगर आज बैठ के लेते हैं तो हम देखते हैं कि आज ही के दिन अगर 10 लाख की मशीन, ये स्पेयर पार्ट ले लूं कि नहीं ले लूं, और अभी हमने सेल्स करी नहीं है, लेकिन हमने कहा कि भविष्य में अगर कभी लॉस होगा तो 2 करोड़ सेल्स का होगा, वैसे तो 2 करोड़ का होगा, अगर होगा जिस दिन, ऐसा हम मान रहे भविष्य में जब मशीन कभी ब्रेक डाउन होगी उस दिन। तो लेकिन अगर आज डे 1 पर ही अगर कैलकुलेट करने बैठूं तो 2 करोड़ का हमने सोच के बैठा है, लेकिन हम फेलियर चांस भी तो देख लें,
तो फेलियर चांस के हिसाब से 0.01% ही आपका क्या है, फेलियर चांस है। तो अगर आज के दिन अगर देखो तो 2 लाख का नुकसान मैं कॉस्ट कैलकुलेट कर लेती हूँ, और स्पेयर पार्ट अपना 10 लाख हुआ, तो कंपैरिजन करो तो अपना क्या है, स्पेयर पार्ट नहीं खरीद